honored to be here and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand, as a Brit would say. नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस ग्रैंड पॉडकास्ट में। अजी ग्रैंड इसलिए अरे में मज़ा बहुत आ रहा है। हमारे साथ अनुपम जी हैं और हमारे ओंकार जी हैं और एक ये रवीश कुमार के क्लोन भी बैठे हुए हैं। तो मज़ा बहुत है। किस में ज़्यादा आ रहा है ओंकार जी, मिल्कीपुर में या दिल्ली में? देखिए, दोनों का अपना मज़ा है संजय जी। दिल्ली का हम और आप मिलकर के बहुत सारे राष्ट्रवादी चैनल जो हैं वो लगातार कह रहे थे कि दिल्ली का मिजाज इस बार बिल्कुल बदला हुआ है, लोगों का मूड एकदम बदला हुआ है। और किस किस तरह की टिप्पणियां हम लोग अलग अलग लोगों के द्वारा सुन रहे थे। यानी जो पार्क में घूम रहे हैं उनकी टिप्पणी सुन लीजिए, जो दुकानदार हैं उनकी सुन लीजिए, जो 3 व्हीलर चालक हैं, टेम्पो चालक हैं उनकी सुन लो, या एलीट वर्ग की सुन लो। वो सब पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर थे, यानी निरपेक्ष थे। ऐसा नहीं था कि वो सारे कोई बीजेपी के समर्थक थे या किसी और विचारधारा के थे, लेकिन सब एक सिरे से जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की आलोचना कर रहे थे, उनके कामकाज की आलोचना कर रहे थे, उनके तौर तरीक़ों की बात कर रहे थे, उनकी जो जवान थी उसको लेकर के चर्चा कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वादा खिलाफी दिल्ली की जनता से की थी उसको लेकर के भी लोग फेड अप हो चुके थे पूरी तरीके से। तो लग रहा था, इस बार मूड ही लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल नहीं जीतेंगे और उनकी पार्टी भी नहीं जीतेगी। लेकिन सच कहूँ तो मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि ये अपना चुनाव भी हार जाएंगे। लग रहा था कि कम से कम नई दिल्ली में तो एक ठीक ठाक फाइट देखने को मिलेगी। फाइट तो देखने को मिली, लेकिन 3000 से ज़्यादा मतों के अंतर से हारना, ये कोई छोटी मोटी हार अरविंद केजरीवाल की नहीं है, एक बड़ी हार है। और तीनों जो जेल गए, अरविंद केजरीवाल भी, मनीष सिसोदिया भी और सत्येंद्र जैन भी, तीनों सिरे से हारे हैं। और जो नहीं गए जेल, यानी सौरभ, वो भी हार। इनके कई कद्दावर नेता जो पिछले 3 चुनाव में लगातार इन्होंने सीटें जीती, ऐसी 18 सीटें इस बार ये लूज कर गए। और सबसे आश्चर्यजनक बात मेरे लिए ये थी कि 3 मुस्लिम बाहुल्य सीट जो मानी जाती थी वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती। तो दिल्ली का मूड एकदम फ़र्क था। एक बार लग रहा था कि यही रिजल्ट आएगा। और देखिए, मैं यहाँ ये भी कह दूँ, ये जो रिजल्ट आया है, अब जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की भी बनेगी। जो उन्होंने वादे किए हैं 2013-14 से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दिल्ली की जनता से ये अपील कर रहे थे कि भाई लोकसभा में तो आप हमें दे रहे हैं, विधानसभा में भी दीजिए और हम दिल्ली को बदलेंगे, हम इसे विश्व स्तरीय राजधानी बनाना चाहते हैं। तो नहीं उनको विधानसभा में मौका मिल रहा था। विधानसभा और जो नगर निगम है उनकी एक अलग तरह की पॉलिटिक्स थी। और जिस तरह का रवैया अरविंद केजरीवाल का उनके जितने भी सहयोगी हैं उनका रहा, चाहे नजीब जंग के साथ इनका टसल रहा हो, अनिल बैजल के साथ रहा हो, या अब वीके सक्सेना के साथ रहा हो, तीनों उपराज्यपालों के साथ ये पाला खींच करके लड़ते हुए दिखाई दिए। और उनको एक गलत फहमी थी। अब क्या है, ये दिल्ली एक नगर निगम नुमा ही तो विधानसभा और क्षेत्र है, केंद्र के अधीन है, अर्धशासित है, लेकिन उनके सपने, उनकी महत्वाकांक्षाएं वो ऐसी थी कि जैसे वो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टक्कर ले रहे हैं। 2014 में तो गलतफहमी में वाराणसी पहुंच ही गए थे और योगेंद्र यादव की सलाह पर 434 कैंडिडेट भी खड़े कर दिए थे पूरे हिंदुस्तान में। तो उनमें से 416 या 418 की जमानत भी जब्त हो गई थी। तो
तो इनको गलतफहमी रही, और जो एरोगेंस थी विधानसभा के अंदर खड़े होकर के, चूँकि आपको वहाँ इम्यूनिटी मिली हुई है, कोई कार्रवाई हो नहीं सकती, आपके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं दर्ज हो सकता, वहाँ खड़े होकर के जिस तरीके से ये प्रधानमंत्री के खिलाफ बदजुबानी करते थे। देखिए, ये सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि लोग तह लगा करके रखते रहते हैं, और जब अवसर आता है तो वो उसका हिसाब किताब कर देते हैं। तो दिल्ली का जो रिजल्ट है उसका अपना महत्व है साहब। अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर डिपेंड करेगा कि लोगों ने उस पर जो भरोसा किया है 27 साल बाद, वो उस भरोसे पर खरी उतरे, यमुना साफ करे। जो गंदगी है, जो सड़कें टूटी हुई हैं, जो पॉल्यूशन है, जो सौंदर्यीकरण होना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली का विश्व स्तरीय बनाने की बात कर रहे थे, उसको करें और तेज़ गति से करके दिखाएं। जहाँ तक मिल्कीपुर का सवाल है, मिल्कीपुर का तो साहब इससे भी ज़्यादा महत्व, क्योंकि ये उस अयोध्या ज़िले की सीट है जिसकी फैजाबाद लोकसभा सीट जीती थी समाजवादी पार्टी ने, और उसे अयोध्या सीट कह करके प्रचारित किया इन्होंने पूरी दुनिया में। और बड़ी बेशर्मी के साथ ये लोग नरेंद्र मोदी जी को चिढ़ाने के लिए अवधेश प्रसाद को, जो फैजाबाद से सांसद चुने गए थे, उनको प्रथम पंक्ति में लेकर के बैठते थे राहुल गांधी और अखिलेश यादव। उस समय की जो इनकी दोनों बीच में, बिल्कुल बीच में लेकर के बैठते थे, उनको दिखाते रहते थे कि देखो ये जीत करके आए। ये एक गलत नैरेटिव प्रतिस्थापित करने की कोशिश की गई कि सब अयोध्या भी बीजेपी हार गई, जबकि फैजाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के तहत जो आने वाली 5 विधानसभा सीटें हैं, उनमें 4 जरूर समाजवादी पार्टी जीती थी, लेकिन अयोध्या सिटी जो उसका सेगमेंट था, वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी, फैजाबाद कंस्टिट्यूंसी में विधानसभा कंस्टिट्यूंसी है, उसमें तो अयोध्या सिटी में तो भारतीय जनता पार्टी जीती थी। तो अब अयोध्या ने, मुझे लगता है कि ब्याज समेत चुकता किया है, और ठीक तरीके से किया है। अखिलेश यादव तो रो ही रहे थे, बता रहे थे कि चुनाव आयोग मर गया है। इनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है फैजाबाद वाले, वो भी दहाड़े मार करके रो रहे थे, और केवल इसलिए रो रहे थे कि वहाँ का दलित ना फिसल जाए, हमारी बड़ी हार ना हो जाए। लेकिन दहाड़े मारने के बावजूद बड़ी हार तो साहब हो गई। 61,000 से विधानसभा चुनाव जीतना किसी पार्टी का बहुत बड़ी डिफीट है, और मुझे लगता है कि 2027 का ये एक ट्रेलर है, और ये एक नींव रख दी गई है मिल्कीपुर से। अनुभव जी, 2 बातें जी। आज मैंने थोड़ा सा जो भी समय आज मिला उसमें, एक तो मैंने योगेंद्र यादव का एक रिएक्शन देखा। अब वो कह रहे थे कि अब ये मोदी और शाह एक एक करके सबका सफाया करेंगे। और दूसरा रिएक्शन मैंने अखिलेश यादव को देखा। उन्होंने कहा कि पीडीए का ये पीडीए की हार नहीं है, पीडीए की जीत। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं उन्हें बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समस्त चुनाव में उनकी ऐसी जीत हो, उनकी भी हो और पीडीए की भी। रही बात योगेंद्र यादव की, तो हर पार्टी में एक आदमी अपनी ही पार्टी की सुपारी ले नज़र आता है। शिवसेना में संजय राउत नज़र आते हैं, कांग्रेस में जयराम रमेश नज़र आते हैं, राष्ट्रीय जनता दल में मनोज झा नज़र आते हैं। योगेंद्र यादव सबकी सुपारी अकेले ले। वो कभी केजरीवाल को एडवाइस देते हैं, कभी लालू यादव को देते हैं, कभी कांग्रेस को देते हैं, कभी अखिलेश यादव को देते हैं, कभी पिच बनाते हैं। एक फिल्म आई थी सलमान खान अक्षय कुमार की, मुझसे शादी करोगी, तो उसमें कादर खान ने एक कैरेक्टर प्ले किया था दुगल साहब। वो कुछ एक मेंटली बीमार आदमी था जिसपे ऊपर रोज़ दौरे पड़ते थे, कभी वकील, कभी डॉक्टर, कभी जज बन के बैठ जाता था। योगेंद्र यादव को सोशल मीडिया पे दुगल साहब कहते हैं। कभी वो किसान बने होते हैं, कभी राजनीतिक पर्यवेक्षक बने होते हैं, कभी खुद ही चुनाव लड़ रहे होते हैं,
कभी गंभीर चिंतक बने होते हैं। तो योगेंद्र यादव कितना भी चबा चबा के सर हिला हिला के बोलें, वो राजनीति का एक मजाक है, द जोक। उनकी कही हुई आज तक तो सोचे आप, हरियाणा ने सुना, उन्होंने 3 ऑप्शन दिए थे, कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस की सुनामी आएगी, कांग्रेस धरती हिला देगी, पता नहीं क्या क्या। हाँ, तो और उसके रेस की कांग्रेस, या तो कांग्रेस जीतेगी या कांग्रेस की आंधी आएगी या कांग्रेस। सुनामी आएगी। तो अब वही तय कर लें क्या आया। और एक बात ज़रूर जिस पे मुझे कभी कभी योगेंद्र यादव जैसे तमाम लोगों से ईर्ष्या होती है। मैं चुनावी भविष्यवाणियों में नहीं पढ़ता। मैंने आपके जयपुर डायलॉग्स पे और ओंकार सर के ओशियन नेटवर्क पे सिर्फ 2 ही भविष्यवाणियाँ की थी, और अपने चैनल घूमता आयना पे, कि कुंदरकी जीतेगी भाजपा, जबकि 70% मुसलमान था, वो भी जीती। और आप ही के चैनल मैंने कहा था कि मैं भविष्यवाणी नहीं करता, लेकिन मिल्कीपुर जीतेगी भाजपा, और आज सुबह मैंने आपसे 50,000 कहा, वो 60,000 जीते। तो 2024 में तमाम एग्जिट पोल्स के चलते मुझे भी लग रहा था भारतीय जनता पार्टी बहुत हैंडसम मार्जिन से जीत रही है। तो शायद एक आध जगह मैंने भी कहा, और फिर वो जब नहीं जीती तो उसका अफसोस मुझे आज तक है कि मैंने एक गलत भविष्यवाणी की, इसलिए मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता। मैं बात कर रहा था मुझे योगेंद्र यादव जैसे लोगों से ईर्ष्या क्यों होती है। इनकी भविष्यवाणियाँ, इनके दावे, इनकी बातें रोज़ गलत साबित होती है, दिन में 3 बार गलत साबित होती है। और साहब कॉन्फिडेंस लेवल देखें, अंधविश्वास देख, उतनी ही डंके की चोट पे अगली भविष्यवाणी करने को तैयार रहते हैं, उतनी ही बेशर्मी से। उतनी ही बेशर्मी से, जैसे ओंकार सर कह रहे हैं, उतनी ही बेशर्मी से। हमारी तरफ एक कहावत कहते हैं, बेशर्मी तेरा आसरा। और एक बात समझ में आती है कि योगेंद्र यादव जैसे लोगों को केजरीवाल बर्दाश्त क्यों नहीं कर पाए। तो दोनों एकदम एक जैसे लोग हैं, एकदम एक जैसे लोग हैं साहब। बाउंसर पिला के क्यों पिट पे। हाँ, और मुझे लगता है उसी वजह से रिपल्शन पैदा हो गया। और केजरीवाल के बारे में ओंकार सर, मैं आपसे भी एक बात कहूँगा, आप ज़रा सोचिए, ट्विटर पर जाएं, कांग्रेस के अलग अलग हैंडल कह रहे हैं चुनाव लुट गया, बेईमानी हो गई। अखिलेश यादव चुनाव आयोग के लिए कफन ले आए। अच्छा, ये मरने जीने में भी इस्लामी परंपरा ही निभाते हैं, लकड़ी नहीं लाए, कफन लाए। तो अच्छा, और इस चुनाव को भी कह दिया लूट लिया गया। यहाँ तक कि सागर का घोष जैसे पत्रकार भी कह रहे हैं ये तो बड़ी बेईमानी कर। टीएमसी के सांसद होगी सर तो। हाँ, लेकिन आतिशी ने एक बयान नहीं दिया, और केजरीवाल ने जिस विनम्रता के साथ हार को स्वीकार किया है, वो 2000 आखिरी बार अटल बिहारी ने ऐसे किया था, 2004 से देखा नहीं गया। और इस विनम्रता के झांसे में कम से कम मैं नहीं आने वाला, एक बार आ गया, बार बार नहीं आने वाला। केजरीवाल की विनम्रता से इसलिए नज़र आ रही है, उनको समझ में आया कि साहब उन्होंने तमाम सीमाओं का अतिक्रमण किया है। उनको साबित करना है हरियाणा के पानी में जहर कैसे मिलाया गया, उनको साबित करना है कि उनको 15-15 करोड़ के कॉल्स आ रहे थे, उन पे और कई मुकदमे चल रहे हैं, सीएजी की रिपोर्ट सामने है, शराब घोटाले में वो बाकायदा अभी ज़मानत पे हैं। तो इतनी अभी तक तो ये कहा जाता मुख्यमंत्री हैं, चुनाव लड़ना है। तो केजरीवाल को अपना भविष्य इतना ज़्यादा अंधकार में नज़र आ रहा है। कुल 9 जांच चल रही है, कुल 9 जाँचें चल रही हैं। यूजर तक पहुंचने वाली। तो अब आप समझिए कि मुझे कई लोगों ने कहा कि साहब बड़ी ह्यूमिलिटी के साथ हार स्वीकार की। केजरीवाल में एक बात गजब की, जब आपको लगता है कि हमने मक्कारी के सारे रंग देख लिए, 14 रंग देख लिए, लोग 7 रंग कहते हैं, 14 रंग तो 15वां रंग निकालता है वो। तो वो जो मतलब जितनी ह्यूमिलिटी के साथ वो अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं केजरीवाल, वो आप समझ लें कि उनकी मक्कारी का 15वां रंग है। और जहाँ तक अखिलेश यादव का ये कहना है कि हम तो जीत रहे हैं। अच्छा, बड़ी दिक्कत अखिलेश यादव साहब ने होती है। देखिए, ये कहना शुरू करते हैं कि साहब चुनाव आयोग पे कब्जा कर लिया, वोटर रोल सब गड़बड़ा दिए, ज़िला प्रशासन इनका है इसलिए जीत रहे हैं। इतना कहते कहते उनको ख्याल आता है कि
मेरे लॉजिक से तो 2027 में भी यही चलेगा फिर, और फिर लोग कहेंगे यार तुम तो 2027 अभी से हार गए, तो तुरंत ही फिर अगली बात कहते हैं लेकिन 403 सीटों पर नहीं चलेगा, 1-2 सीटों पर चल गया। तो भाई अभी तो 9 सीटों पर भी चुनाव हुए थे जिसमें से 7 आप हार गए थे, और जो 37 सीटों वाला एक फ्लूक विक्ट्री था, मैं यही कह सकता हूँ उसका नशा बहुत तेज़ी से उतरने लगा है, उतरता हुआ नज़र आ रहा है। और एक आखिरी बात, अभी ओंकार सर कह रहे थे कि अवधेश प्रसाद को संसद में मोदी को चढ़ाया जाता था, तो चलिए मान लिया अवधेश प्रसाद से आप मोदी को चढ़ाते थे, कुंभ मेले पे आप अटैक करते हैं योगी को चढ़ाने के लिए, रामचरितमानस क्यों जलाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य? आप समझिए ये मोदी और योगी को नहीं चढ़ा रहे हैं, ये हमको आपको चढ़ा रहे हैं। ये हिंदू और चढ़ा भी क्यों रहे हैं? ये नाराज़गी उनको कि तो हमको वोट नहीं दोगे तो ऐसा कैसे चलेगा, हम ही तो लोकतंत्र है, हम ही तो भविष्य है, हमें वोट नहीं दोगे तो उनकी नाराज़गी है, उनकी कुंठा है। ये बात योगी और मोदी तो सिर्फ एक आप मानने की प्रतीक मात्र हैं, नाराज़गी तो उनको आम हिंदू से, आम वोटर से है, जहाँ रामचरितमानस चलाई जाती है, जहाँ हिंदुत्व को कोड़ बताया जाता है, जहाँ सनातन के खात्मे की बात होती है। संदेश अनुपम जी, हमने और आपने तो इनके वो रन देखे हैं, बल्कि इनके पिताजी के रन देखे हैं जब हल्ला बोल शुरू किया था। हम मेयर सर्किट हाउस में पत्रकारों की मीटिंग कर रहे थे, सपा के गुंडों ने हमारे ऊपर अटैक किया था। दैनिक जागरण में, दैनिक जागरण, अब देखिए दैनिक जागरण पे इन्होंने हल्ला बोल किया, नेताजी तो अब है नहीं मुलायम सिंह यादव, लेकिन मैंने उसका पुरजोर विरोध किया। जो शख्स आज जिसको बता से राज बब्बर को भेजा उन्होंने मेरे पास, राज बब्बर उस समय इलाहाबाद हुआ करता था, इलाहाबाद आए और उनको समझाया कि देखिए नेताजी मतलब ये नहीं है, वो है, वो जागरण से नाराज़ हैं, मीडिया से नहीं नाराज़ हैं। हमने कहा नहीं, ये पिकिंग चूज़ नहीं चलेगा, एक एक करके नहीं मारने दूंगा, ऐसे नहीं चलेगा। आप जागरण के खिलाफ हो, मैं आपके खिलाफ हूँ। इन्होंने मीडिया पे हल्ला बोल किया, इन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट पे हल्ला बोल किया, और बाकी तो जाने दे, अभी सत्ता से गए इतने दिन हो रहे हैं, 7 साल हो गए, अभी तक बैठ के सपा प्रवक्ता मेरे को ऑनलाइन टीवी पे धमकी देते हैं हमारी सरकार आने दी 200 मुकदमे ला देंगे आपके ऊपर, ऑनलाइन टीवी पे कहते हैं। और मायावती के साथ क्या किया? हैं मायावती के साथ क्या किया आप बताएं। और हाँ देखिए ना, तो इन्होंने पॉलिटिकल लीडरशिप पे हल्ला बोला, इन्होंने जुडिशरी पे हल्ला बोला, इन्होंने मीडिया पे हल्ला बोला, और अधिकारियों का तो वो हाल किया इन्होंने अपने समय में। दुर्गा शक्ति नागपाल, दुर्गा शक्ति नागपाल तो अभी अपने हाल में ही देख लिया। तो भाई अभिषेक जी, आप वहाँ दूर बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं, एक बड़ा बढ़िया फोटो देखा मैंने, चलाया, लोग ढूंढते भी बहुत अच्छा है, करना पड़ेगा। जो मीम मेकिंग है उसमें बड़ा इम्प्रूवमेंट आ रहा है। हम उदास वर्ड लाखी 3 लोग और उदास थे। तो आज मैं तो देखा है उसमें एक रवीश कुमार आपके मित्र, उनका फोटो था, चेहरा था, एक वो अभिसार शर्मा का चेहरा था, राजदीप का, और तीसरा राजदीप का था। राजदीप पर ऐसे करके क्या था कि उसका बना रखा था। तो आज तो लोगों को बहुत ही ज़्यादा तगड़ा जलील क्या हो रहा है। हमारे देख रहा हूँ वो हमारी वो 2 BHK वाली जो थी वो भी बहुत आउश बिकरी। तो ये साथ में पूरा का पूरा जो फोर्ड फाउंडेशन का जो इतने दिन का इन्वेस्टमेंट था वो डूब गया। ऊपर से US एड और डीप स्टेट, उधर से ट्रंप का कहर जो है वो सारे पत्रकारों के ऊपर वैसे ही पूरी तरह से लगा हुआ है। और इसलिए जो नॉन डीप स्टेट लोग हैं ना, अनुपम जी जैसे, ओंकार जी जैसे, वो प्रसन्न है। आप गलत सोच रहे हैं, और इन दोनों से ज़्यादा प्रसन्न कोई और है। आपने डांस नहीं देखा है तिशी मारलेना का? पूरी कैबिनेट हार गई है, अतिशी मारलेना जीती, और जिस खुशी में डांस कर रही है कि जैसे वो केजरीवाल के हार पर ही डांस कर रही हो, अपनी जीत पर नहीं। जिस प्रकार के टूके, तो मुझे वो 3 इडियट्स का संवाद आ गया। हम दुखी थे, लेकिन हमसे ज़्यादा 5 लोग ही जो मीडिया सुन के बहुत दुखी थे। और अतिशी अलग हंसी, देखिए क्या कैरेक्टर है। पूरी कैबिनेट हार गई है और अतिशी मारलेना जिस मूड में डांस कर रही है, फ्लोलेस डांस कर रही है। केजरीवाल को दुख अलग हो रहा होगा, या तो ये मेरे हार पे डांस कर रही है। और स्वाति मालीवाल ने वीडियो जारी किया, स्वाति मालीवाल में कुमार विश्वास ने। देखिए इस हार को एक चीज़ ऐसे भी समझना होगा,
बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में हम लोग विजयादशमी जब मनाते हैं, अभी बात कर रहा था अनुपम सर से, लेकिन मैंने एक और चीज सोचा अनुपम सर, पता है क्या? रावण के साथ एक एक करके उसके जो क्लोज लोग थे, जो उसके अच्छे सलाहकार थे, वो अलग हुए। पहले विभीषण अलग हुए, बाद में जो और आसपास के सलाहकार थे, माल्यवान से लेकर के सब। इसका देखिए कुमार विश्वास, पहले 2013 से जो इनके साथी थे, यो या सलाहकार, भले कितना भी बुरा सलाहकार तो था, अंत में वो अतिशी मार लेना, सॉरी साथी माली वाले, एक एक करके अलग हुए। और ये रावण की तरह दंभ में जीता रहा, मैं ही हूं और मेरे कारण ही आम आदमी पार्टी है और पूरा कैडर है, मैं ही यत्र तत्र दिल्ली में सर्वत्र हूं और मेरे बिना कुछ नहीं होना। ये सब लोग बेकार थे, इनके बिना ही मैं जीता था, इनके बिना ही मैं आया था, 2025 भी जीतूंगा। वो भी दम टूटा है। दिल्ली की जनता ने बहुत चूज के करके वोट किया, और सिर्फ ऐसा नहीं कि आम आदमी पार्टी वाले को हराया, वो मनुस्मृति को जलाने वाली थी, उसको हराया, उसको भी बड़ा स्वागत किया, उसको भी हरा दिया। तो अब वोटर बहुत समझदारी है, भयंकर रूप से। और रही बात कैलकुलेशन की, स्पेकुलेशंस वगैरह, मनुस्मृति हार जलाने के बाद तो डॉक्टर अम्बेडकर भी हार गए थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने केवल एक बार 1928 में जलाई थी, उसके बाद वो भी स्वर्ण नहीं जलाई। हाँ ओके हाँ जलवाई थी। एक और बात देखिए, अंबेडकर जी को हराने के लिए दिलीप कुमार जी को लाया गया, केजरीवाल को हराने के लिए दिलीप कुमार जी की जरूरत नहीं है। सारे मल्टीपल एक्टर इसके अंदर स्वयं है, सारे एक्टर, ये खुद ही दिलीप कुमार है, ये खुद ही अमिताभ बच्चन है, ये खुद ही अनिल कपूर है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है सर। देखिए इस चुनाव में एक चीज जो ग्राउंड पर सेंटीमेंट क्लियर लग रहा था कि अबे साले, जब तुझे जीत करके यही कहना है कि एसजी मुझे काम नहीं करने देंगे, तो तुझे जीतने के फायदा क्या है? ये इको आप लोगों ने सुनी थी चुनाव से पहले, बहुत सारे लोगों ने बोला था और माइक पर, कैमरा पर, लेकिन किसी ने इसकी ग्रेविटी का अंदाजा नहीं लगाया कि ये क्रोध कितना है दिल्ली वालों के अंदर, कि इस अपने द्वारा बनाए हुए नैरेटिव से ये हार गया। इसका खुद का बिल्ड किया हुआ इतने वर्षों का नैरेटिव है कि एलजी काम नहीं करने दे रहा, एलजी काम नहीं करने दे रहे, और वही अंततोगत्वा इसके हार का कारण बना कि भाई जब तुझे एलजी काम करने ही नहीं दे रहे, तो तू मुझे बता दिल्ली में चुनाव जीत के करेगा क्या? काम तो फिर भी नहीं कर पाएगा। इससे अच्छा भाजपा वालों को ही जिता देते। एंड फाइनल टिक, देखिए आपने दो कैरेक्टर का नाम लिया, लेकिन रवीश के साथ अलग है। वो हिंडनबर्ग की नदी पर जाकर के इस समय ईवीएम खोज रहा है। एंडरसन तो मिल जैसा था, क्योंकि हिंडनबर्ग क्लोज हो गया। ईवीएम अब 2 दिन बाद मैं कुछ न्यूज चैनल्स की भविष्यवाणी कर रहा हूं, 4 PM चुनाव हार के भी मोदी, चुनाव जीत के भी मोदी हार गया। 4 PM का टैगलाइन आप लोग देखेंगे। ये पॉडकास्ट खत्म हो जाएगा मेरे ख्याल से कल परसों तक नहीं आएगा। पुण्य प्रसून वाजपेयी, दिल्ली जीत के साथ ही बीजेपी के अंदर आया भूचाल। अमित शाह, सूत्रों के हवाले से खबर, अमित शाह डरे हुए हैं, क्योंकि रोजी रोटी तो यहीं से चलनी है। तीसरा है अमित शाह से किसी की लड़ाई तो करवाई जाएगी, किसी की करवेगी। और सबसे डेडली अजीत अर्जुन, क्या अब संविधान नहीं बचेगा? अजीत अंजुन तो ये कर रहा था। नहीं, लेकिन बात बताएं, ये रवीश कुमार ने बहुत लोगों को बर्बाद किया। रवीश कुमार और ध्रुव राठी शुरुआती लोग थे, अच्छा पैसा कमा लिया, आज भी कमा रहे हो। आज ध्रुव राठी का देखा आपने? नहीं, ध्रुव राठी को तो डबल प्रॉब्लम है, एक तो यूएस एड बंद हो गई और दूसरे केजरीवाल एड बंद हो गई, तो उसको तो दिक्कत होगी। लेकिन रवीश कुमार ने शुरुआत में खूब बढ़िया पैसा कमा लिया। अब ये जितने नाम लिए अभिषेक ने, ये सब रवीश कुमार बनने के चक्कर में अपना बाजा बजवा रहे हैं, और कोई बात नहीं। जाते हैं होटल में, रहते हैं, होटल का बिल नहीं चुकाती कांग्रेस, हवा होता है। ध्रुव राठी का देखा? हाँ देखा। नहीं उसकी अलग देखिए, तीनों ने बोला कि दुग्गल साहब का कैरेक्टर। अब आप बताइए, एक ही आम आदमी पार्टी में कितने दुग्गल साहब रहेंगे? योया भी दुग्गल, केजरीवाल तो दुग्गल का कुल। बचपन में एक चॉकलेट आती थी गुरुचेला,
तो ऐसे करने पर वो गुरु बनता था, ऐसे करने पे चेला बनता था। रवीश कुमार को जब मैं उल्टा करता हूँ तो सस्ता ध्रुव राठी बनता है, ऐसे सीधा करता हूँ तो रवीश कुमार बनता है। दोनों सेम प्लेटफॉर्म के और दोनों का सेम स्टैक। एक्सपर्ट सारे, सबके एक्सपर्ट, इनसे फाइनेंस के मैटर पे बात करा लो, अरे इंडियन इकोनॉमी डूब गई, देखा बांग्लादेश की करेंसी कहाँ पे। हाँ तो बात कीजिए आज रवीश कुमार आके अभिषेक तिवारी से, कहाँ पर है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का हैप्पी इंडेक्स बहुत अच्छा होगा ही, पूरे देश में अराजकता फैली हुई भाई। सीएम के और क्या, किसी को अगर 2 जून की रोटी आराम से मिल जाए उसकी तो हैप्पीनेस का अरे कोई दिखाना सीएम के, मतलब बताइए ऐसे वस्त्र लेकर के वो घूम रहा है, पीएम के, सॉरी सीएम नहीं पीएम के। तो वो लोग उनके लिए तो 72 की प्राप्ति के बराबर थी, वो तो उसी में खुश है, तो उनका हैप्पी इंडेक्स तो बाहर होगा। और भारत का भी हैप्पी इंडेक्स गिरा हुआ है। जब अभिषेक कुमार दुखी है, जब अजीत अंजुम दुखी है, जब राजदीप सरदेसाई दुखी है, तो भाई भारत पे तो हैप्पी इंडेक्स गिरेगा कि नहीं? सारे के सारे इंडेक्स यूएस एड के स्पॉन्सर थे। नहीं वो यूएस एड भी सारे इंडेक्स भी गए। नहीं वो तो सब सेकेंडरी बात ना, एक बता रहा हूँ जब इतने लोग दुखी। अच्छा आप बताइए, आज मिल्कीपुर के चुनाव के हारने के बाद खाली अभिषेक कुमार लोग दुखी हैं, बाकी देश पागल हो गया। उसकी दुख का कोई ठिकाना नहीं है। तो ये जो दुख है सर, तो एक नज्म याद आ गई, याद पिया गया है ये दुख सा आना जाए। तो इनका प्लान कब तक, दुख साला, ये दुख साला खत्म क्यों नहीं होता? तो इनका दुख देखिए, इनके सामने सबसे बड़ा प्रश्न है। एक बात बताएं आपको, प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि इनको अचानक 2029 दिखने लगा है। ये सबसे देखिए, प्रिपेयर होके आए थे कि चलो 5 साल सत्ता से बाहर रख सकते हैं, 10 साल रह सकते हैं। अब इनको दिख रहा है कि 15 साल तो है ही बाहर, ये 2029 आ रहे तो पता नहीं कितने साल बाहर है। हम बिना सत्ता के करेंगे क्या? अभी आप दिलीप मंडल की तरह बहुत सारे लोगों को शोला बदलते हुए देख सकते हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं, पत्रकारिता जगत के एक नाम नहीं लूंगा, प्रिंट में आते हैं। उन्होंने एक न्यूज़ फैलाई थी कि अगर भाजपा को हराना है तो फेक न्यूज़ फैलाना शुरू करो। आजकल वो पत्रकारिता जगत में जब लोग बैठते हैं तो कहते हैं अरे आपको पता है हमारे मामा जी जो है वो तो संघ में जाते थे, वो सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से पढ़े हुए आदमी हैं। तो पढ़े तो है वो सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से, ये कनेक्शन मिले कहीं तो जाए आगे। हरियाणा की पैदाइश। हाँ कहीं तो जाए। ओगार जी, हरियाणा की पैदाइश, सरस्वती शिशु मंदिर के पढ़े हुए, और वीर पत्रकार राजस्थान की रिपोर्टिंग करते थे एक समय में। अरे ऐसे ऐसे पूछा सा सब प्रश्न सोनिया गांधी से, चावल बना लेती हैं। गजब क्रांतिकारी सवाल था। मतलब एक पत्रकार जो रवीश के आध्यात्मिक गुरु कहे जाएंगे, वो पूछते हैं सोनिया गांधी से कि चावल बना लेती हैं, तो बड़ा टफ क्वेश्चन था। अक्षय कुमार एक फिल्म एक्टर, उसने पूछ लिया कि आम आप खाते हैं मोदी जी से, बताइए भारतीय मीडिया बिक गया, गोदी मीडिया हो गया, मैंगो मैन। मैंगो मैन। मैंगो मैन तो एक ही था जो आज अपने हार गया बेचारा। अच्छा, आप इस शो में भी मॉडरेटर हैं, आपसे सवाल नहीं किया जा सकता? नहीं इस तरह किया जा सकता है। आज सर ये पूरी शक्ल से चगल से तो फिर मैं भी कर लेता। देखिए, 4000 वोट संदीप दीक्षित को मिला। आप मुझसे पूछ रहे हो? नहीं, 4141 मिला, 4500 मिला। अच्छा, और जितने वोट से संदीप दीक्षित जीते उतने ही वोट से केजरीवाल हार गए। 14 सीटों पर, 14 सीट्स, 14 सीटों पर कांग्रेस को मिले हुए वोट भाजपा की जीत के मार्जिन से ज़्यादा है। 14 मैं इसलिए कह रहा हूं कि 22 इनको मिला है और 22 और 14 36 होता है। और दावा ये किया जा रहा है कि देखिए साहब, ये 14 सीट अगर बच गई होती तो इनको 36 सीट मिल जाती, मेजॉरिटी हो जाती, 1 सीट ज़्यादा हो जाती। तो क्या ये सिर्फ केजरीवाल की हार है? भाई केजरीवाल के साथ इसमें उसको समर्थन देने वाले शरद पवार हारे, उद्धव ठाकरे हारे, ममता बनर्जी हारी, तेजस्वी यादव हारे, केजरीवाल और अखिलेश यादव की तो डबल वैमी, मतलब जहाँ भी हारे, मिल्कीपुर में भी हारे। नहीं वो तो कह रहे हैं हाँ, तो दो जगह हारे। माई पॉइंट इज़ कि ये सारे लोग मिलकर कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे क्योंकि कांग्रेस को खड़ा नहीं होने देना चाहते। मतलब कांग्रेस से खड़ा होने का मतलब है क्षेत्रीय पार्टियों को मुस्लिम वोट गया। अब मुस्लिम वोट गया तो कोई दहाई की संख्या में नहीं पहुंचता।
ना लालू पहुंचते हैं, ना मुलायम पहुंचते हैं, कोई नहीं पहुंचता, मतलब सब खत्म। तो अब जब कांग्रेस ने जीती भली ना हो, लेकिन ये दिखा दिया कि हमने, अगर इस डेटा के हिसाब से चला जाए, इन आंकड़ों के हिसाब से चला जाए, यानी कांग्रेस ने, हालांकि इसका दूसरा पहलू भी लोग कह रहे हैं अगर कांग्रेस नहीं होती तो शायद केजरीवाल और बड़े मार्जिन से हारते, लेकिन अगर इस डेटा को समझा जाए तो क्या हम माने कि अब ये विपक्षी दलों के लिए, ख़ास तौर से यूपी और बिहार में खतरे की घंटी है कि कांग्रेस, अच्छा राहुल गांधी को आपको ये भी मालूम हो, एक चुनाव जीत लेते हैं तो फिर उनसे बात करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उनका दिमाग या मास 7वें आसमान में। कर्नाटक जीतने के बाद उनका देखा आपने, उन्होंने कितने लोगों से झगड़ा कर लिया था। नहीं, नीतीश कुमार कर्नाटक हार के बाद ही बदले थे हम लोग, जयपुर। तो माई पॉइंट इज कि अब तेजस्वी और अखिलेश यादव को ये पानी ना पिला रहे राहुल गांधी। तो ये आप ये इस प्रश्न के दो खंड हैं। पहला खंड तो ये है कि साहब की कांग्रेस ने, उसका जवाब ऐसे आपने स्वयं भी दे दिया, क्योंकि आखिरकार कांग्रेस को वोट किसने दिया? मुसलमानों ने तो नहीं दी। ये तो डेटा जो है वो बता ही रहा। अगर कांग्रेस का आप जितने मुसलमान कैंडिडेट हैं उठा के देख लीजिए, किसी को वोट नहीं मिला। तो मुसलमान कैंडिडेट को जिनको वोट मिला है वो दोनों MIM के थे। ताहिर हुसैन 33,000 वोट लेके गया है, और वो शिफा जो है ना, कह रहा उसका ना शिफा, हाँ शिफा, वो उसको भी 36,000 थी ज़रे यानी मुस्लिम वोट के हवाले से सपा और राष्ट्रीय जनता दल को डरने की आवश्यकता भी नहीं है। तो देखिए एक मिनट, इतनी जल्दी पॉलिटिक्स इज नॉट अ जीरो सम गेम। लेट्स बी क्लियर, हाँ ऐसे। पॉलिटिक्स इज नॉट अ जीरो सम गेम कि भाई ये तो 2+2 4 होगा और ये उधर चला गया तो उधर 0 हो गया। नेवर। कांग्रेस को अगर इस हिसाब से देखा जाए, सिखों को कभी वोट नहीं देना चाहिए। हाँ, कभी नहीं देना चाहिए। उन्होंने पंजाब में कितनी बार सरकार बना ली, तो डरने की आवश्यकता तो है अखिलेश बाबू को। सॉरी, आप शायद कलेश को प्रेफर करते। मैं अखिलेश ही प्रेफर करता। बस सहारनपुर वाला तो धमकी दे भी रहा है ना, बोटी बोटी वाला, सिखा देंगे सब। कलेश बाबू और ये सब क्या है? क्या मुझे तो लगता है कि यार अखिलेश की जो पॉलिटिक्स है ना, जो इमेच्योरिटी उन्होंने फैज़ाबाद सीट जीतने पे दिखाई, कोई भी समझदार पॉलिटिशियन, कम से कम आज का तो नहीं मानता मैं, पता नहीं कि समझदार पॉलिटिशियन हैं ही जितने में चाहिए सुनो, कम से कम कांग्रेस में एक नहीं दिखता मुझे। रीजनल पार्टीज़ में एक शरद पवार जी हुआ करते थे, उनको ये माना जाता था कि हाँ वही संजीदा है और क्या है, वो सोच समझ के बोलते हैं, करते हैं, स्टेट्समैन लाइक है। उसमें कोई पॉलिटिशियन अब दिखता ही नहीं। तो इस तरह की बेवकूफ़ियाँ तो अब आम हूँ, लेकिन फिर भी ये सब जगह धोरी आ रही है कि लोगों में पश्चाताप की भावना थी। कह रहे हैं, अभी मैं देख रहा था, कह रहा था कि साहब हम जहाँ जाते हैं वहाँ कहते हैं कि अच्छा तुम अयोध्या से? याद है सर, जब 240 आया था तो आपने मुझे अखिलेश यादव ने आज एक और बड़ा अच्छा मैंने पढ़ा कि साहब मैं बंगलोर, हमने किसी ट्रैफिक वाले से रास्ता पूछा, उससे पूछा कहाँ से आए हो? ये अयोध्या से आया हो साहब। तो फिर तुमको रास्ता बता के क्या होगा, तुम तो वहीं जाओगे जहाँ तुम्हें जाना है। अखिलेश यादव ने आज हार के बाद ट्वीट किया है, फिर से कुंभ पे हमला किया है आज। आप सोचिए, ये जो इनकी जो लेवल ऑफ इमेच्योरिटी है ना, मुलायम सिंह यादव ऐसा कभी नहीं करते, स्वयं नहीं करते, उनके चले चापड़े कर लेते। तो फिर मुलायम सिंह मुस्लिम परस्त बातें करते थे, हिंदू विरोधी नहीं करते थे। आई थिंक सर इसका अभी और भी विरोधी बात लिस्ट कर रहा है। अगर पॉलिटिक्स की, प्योर पॉलिटिक्स की बात में, अखिलेश यादव या राहुल गांधी, इनको बनी बनाई पार्टी मिली, ये लोग एरोगेंट लोग हैं, और एरोगेंस में डूबा हुआ आदमी ग्राउंड रियलिटी कभी नहीं देख पाता। अभी सर ने एक बात कही कि अखिलेश यादव या राहुल गांधी तो लगातार इस प्रकार की बेवकूफ़ियाँ करते हैं। आप लोगों ने कितनी बार तेजस्वी यादव, क्योंकि उसने स्ट्रगल करना शुरू किया, वो मैच्योर हो रहा है। मैं क्यों बोल रहा हूँ मैच्योर हो रहा है? क्योंकि वो चुप रहना सीख गया है। कहाँ चुप रहना है राजनीति में, जिस नेता को पता चल गया ना, वो डेवलप करना शुरू हो जाएगा। आपने इस प्रकार की मैच्योरिटी तेजस्वी यादव से इतने दिनों में, वो 9th पास ही है, लेकिन आप देखिए जब खड़े होते थे नीतीश कुमार और वो डिप्टी CM था, उसके मुंह पे कहते थे, आप लोगों को तो पते है 15 साल पहले कुछ
था यहाँ पे थे जी, हम ही ने सब कराए। वो नीतीश कुमार जी के बगल में अपने पिताजी के बारे में गलत शब्द सुन के भी चुप रहना सीखा। बोला कोई बात नहीं, सब्र कर लो, एक दिन मेरा टाइम आएगा। अभी डिप्टी सीएम है, मुझे होल एंड सोल यादव ने एक्सेप्ट कर लिया है। उसके बाद उसने बोला कि हम माई वाली पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, हम अगड़ों की पॉलिटिक्स करेंगे, हम पिछड़ों की पॉलिटिक्स करेंगे, हम दलित की, हम समावेशी पॉलिटिक्स करेंगे। वो करे ना करे अलग बात है, लेकिन वो अखिलेश की राह पे नहीं रहा। दूसरी बात, जब अभी राहुल गांधी गए और कास्ट सेंसस के बारे में उन्होंने बोला कि फेक हुआ था, तो अगले दिन उसने बोला कि नहीं, बिहार में जो कास्ट सेंसस हुआ है बहुत अच्छे से हुआ है। वो समझ गया कि राहुल गांधी मुझे इडेंट कर रहा है। तो अगर हम इस दृष्टिकोण से देखें तो जो एरोगेंस है ना, ये राहुल गांधी और अखिलेश यादव की बेवकूफ़ी का सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि ये लोग नेता नहीं है, इनको पिताजी ने बोला कि बेटा ये मेरी कुर्सी है, मेरे मरने के बाद तुम ही इसके वारिस हुई है। तो उसकी वैल्यू पता नहीं है कि समाजवादी पार्टी बनी कैसे। इसका सही आंसर मेरे बार जी के पास सुनते हैं। वो कहा जी दिल्ली के रिजल्ट देखे हैं, जाकर ने एक मुश्त जिताया बिरकोस, और ये है कि हरियाणा और राजस्थान में एक प्रकार से जाटों ने बैर बांध रखा था भारतीय जनता पार्टी से। क्या उसका अंत मान सकते हैं इसको? मान लीजिए प्रवेश वर्मा को बना दिया सीएम, फिर वैसे मैं आंशिक तौर पर आपकी बात से सहमत हूँ, पूरी तरह नहीं। सभी जाट पाला खींच करके भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं। 2014 में भी जाटों ने वोट किया है बीजेपी को। नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो देखिए इसीलिए मैं ये हरियाणा में मिला 2014 में मुजफ्फरपुर दंगे के बाद बहुत ज़्यादा वोट मिला था, लेकिन 2019 तक कम हो गया था। हाँ नहीं, मुजफ्फरनगर दंगे की वजह से पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों का बहुत वोट मिला था, लेकिन 19 तक तो उसमें कमी आई थी। नहीं, कमी आई, लेकिन ऐसा नहीं। और 22 में कमी आई उन्होंने नहीं दिया, ऐसा नहीं हुआ। नहीं, एक हिस्सा हमेशा रहा है। और हरियाणा में भी दिया, लेकिन कुछ जो ये खापों के प्रभुत्व में थे, प्रभाव में थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार के प्रभाव में थे, जो इस तरह के खुरापाती तत्व थे, जो 13 महीने तक वो टीकरी बॉर्डर पर पड़ी रहे। अरे राकेश टिकैत अपने गांव में चुनाव हार गए, उनको वोट नहीं मिला, भाजपा को मिला। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि सारे जाट बीजेपी के खिलाफ हो गए थे। हमारी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है मेरठ जिले में, जो सरजना पड़ती है, वहाँ भी अच्छे खासे वोट जाटों के बीजेपी। कुछ खापे तो एक दूसरे के खिलाफ रहती है। हाँ, तो बालियान एक तरफ तो मलिक दूसरी तरफ। अच्छा, ये जो दिल्ली में जाटों ने जो वोट दिया है ना बीजेपी को, इसकी वजह ये है, आपको ध्यान होगा, अमित शाह ने और नरेंद्र मोदी ने दोनों ने भी जाटों के प्रतिनिधि मंडल को बुलाया था। जाटों की खापे आई थी उनसे मुलाकात करने के लिए, और उनका अपना प्रभाव है। जो हरियाणा से लगती हुई जितनी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, उन सब में आप देख लीजिए, रिजल्ट को उठा करके जाटों ने एक मुश्त बीजेपी को समर्थन दे दिया है, और एक बड़ा अंतर हुआ है। तो प्रवेश वर्मा के मुझे लगता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के सबसे अधिक चांस है। प्रवेश वर्मा अगर अरविंद केजरीवाल को नहीं हराते, तब तो बात ही अलग होती कि भाई फिर XYZ तक बहुत सारे नाम थे इनके पास में। इससे रिजल्ट आने से पहले जिसका नाम चल रहा था दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर, वो चल रहा था हरदीप पुरी का, जो बीजेपी के भीतर चल रहा था कि हरदीप पुरी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाओ। तो इससे पंजाब भी सधेगा, पंजाबी भी सधेंगे, सिख वगैरह जो है, जो राजनीति जहाँ पर एक झटका गलत बात है। हरदीप पुरी जट तो है नहीं, प्लस ये ब्लंडर भी होगा अगर वो अभी भी है, अगर वो समझ है। ये सिख साइकोलॉजी वो समझी, वो नहीं समझो, वो हमसे ट्रेनिंग लेंगे तो बताएं। हाँ, लेकिन अब सबसे ज़्यादा चांसेस साहब सिंह वर्मा के बेटे के ही हैं, और 2 बार के सांसद हैं। अब अरविंद केजरीवाल को हराया, हक भी उन्हीं का बनता है। और बाकी प्रधानमंत्री के दिमाग में क्या चल रहा है ये कोई नहीं पढ़ पाया आज
आखिरी समय तक यही पता नहीं चलता है कि किस राज्य में कौन कौन मंत्री बनने जा रहा है या कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। वो हो सकता है कि अभी उनके दिमाग में बिहार घूम रहा हो कि मुझे बिहार में भी कोई संदेश देना है, इसलिए किसी ऐसे आदमी को यहाँ लेकर के आओ दिल्ली में जिसका एक मैसेज बिहार तक जाए। तो उनके जो फैसले होते हैं वो कई बार चौंकाने वाले होते हैं। पर वो जो नाम है बिहार का एकमात्र, उसका रिवर्स इफेक्ट पड़ जाएगा बिहार में, क्योंकि उसका इफेक्ट बिहार में भी नहीं है। जिसका एक नाम अगर बिहार को लेकर के दिल्ली में जो है, नहीं बिहारी हो ये जरूरी नहीं है। मैं कह रहा हूँ बिहार की राजनीति को साधने के लिए कुछ ऐसे फैसले हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तय कि नहीं है कि ये दिल्ली की राजनीति तो बिहार से सज सकती है। ये मुझे नहीं लगता ये बिहार की राजनीति दिल्ली से सज सके, वो तो पॉसिबल नहीं है। रवि जी बताएंगे उनको। नहीं रवि जी क्या बताएंगे। देखिए, एक बात तो है कि नई दिल्ली सीट से ही केजरीवाल जीत के बने, उससे पहले शीला जी बनती थी। और बात यह है कि केजरीवाल को हराने के साथ साथ प्रवेश वर्मा जी ने जो उसके पास के 4 सीट पर चमत्कार दिखाया, उसको आप कैसे देखें? दुख आज सबको इसी बात का है, तमाम जीत के बावजूद राइट विंग में लोग कह रहे हैं नहीं, बिधोरी जी को नहीं हटना। कि आप देखिए कि कितना बड़ा ये हुआ कि ग्रेटर कैलाश में हार गया सारा भारतवाज, तो वो भी ओवर कॉन्फिडेंस में था। वो अतिशी मान लेना को मचाने के लिए उसके एरिया में प्रचार करता रहा, अपने एरिया में गया नहीं, इतना ओवर कॉन्फिडेंस। तो लेकिन मैं आपको बताऊं, रमेश विधूड़ी की जो बयानबाजी है और गलत बयानी और एक सीमा से नीचे गिर कर के जिस तरीके से वो टिप्पणियां करते हैं, वो कुछ स्वस्थ राजनीति का परिचय है। नहीं, मैं उस टिप्पणी का समर्थन में नहीं हूँ, लेकिन वो वेल कैलकुलेटेड स्टेटमेंट था ताकि कांग्रेसियों का आत्मसम्मान जगे, कम से कम प्रियंका वाड्रा कहीं बहाने और ये फुल फ्लेज में चुनाव लड़े। यही बातें जो वो गाली गलौज की भाषा में करता है, सभ्य भाषा में भी आप कर सकते हैं और तीक्ष्ण शब्दों में कर सकते हैं। रमेश विधूड़ी की जो बोलचाल की भाषा है, अटैक करने की जो तरीके हैं, और वो कई बार भूल जाते हैं कि सामने महिला है, तो वो ठीक नहीं है मेरे ख्याल। नहीं, मैं बासी खामियाजा उसको भुगतना सी पड़ा। मैं मानता हूँ। अगर बदजुबानी ना करता तो हो सकता है वो भी जीत जाता और आतिशी हार जाते। ये अब देखिए, अब 1,500 वोट से हार जाना, 900 वोट से हार जाना, वो अलग बात है। अच्छा फाइट किया है, ऐसा नहीं कि अतिशी अपने जगह पर कमज़ोर कैंडिडेट थी। कालका जी बहुत अच्छे से लास्ट टाइम आम आदमी पार्टी जीती थी, कोई छोटे मोटे मार्जिन से भी नहीं जीती थी। नहीं, फिर आतिशी के साथ एक और फ़ायदा था ना, रमेश विधूड़ी उस तरह नहीं थे जिस तरह आतिशी मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार थे। लोग मान रहे थे केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट की शर्तों के तहत मुख्यमंत्री बन नहीं सकते, और यदि आम आदमी पार्टी जीत जाती है तो आतिशी मुख्यमंत्री बन सकती है। अरे मैं नहीं कह रहा हूँ बनाता या नहीं बनाता, लेकिन वो सिटिंग सीएम थी और एक आभास था, एक इस तरह की सोच थी कि आतिशी मुख्यमंत्री बन सकती है। ओंकार सर, आप समझे इस बात को, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक विनिंग फॉर्मूला होता है कि जो प्रत्याशी जीत रहा है या लड़ रहा है, उसके साथ एक ये ऑरा चल रहा है कि द पर्सन कैन बी द चीफ मिनिस्टर, चाहे वो आदमी हो या औरत। अगर वो लड़ रहा है और उसके साथ अगर एक थोड़ी सी भी इस बात की संभावना है कि वो मुख्यमंत्री पद पर काबिज हो सकता है। ये इतना बेशर्म आदमी है अरविंद केजरीवाल, अगर इसको बहुमत मिल जाता ये अपनी पत्नी को बना। नहीं, हमको बता रहे थे संजय जी नहीं, जो सही तो नहीं बना पाता, वो विधानसभा के जो रूल्स हैं यार, वो थोड़े से ओके अड़े आते हैं। MSC नहीं बना पाया था। तो 6 महीने तो चुनाव लड़ सकती थी। अब मान लीजिए 36 सीट पर बने। यहाँ के जो दिल्ली विधानसभा के जो नियम बने हैं, जो कि GNCTD जो एक्ट है उसके अंतर्गत हैं, उसमें ये है कि MLA होना आवश्यक, और रूल्स आप बदल नहीं सकते जब तक केजरी साहब आपको अलाउ नहीं करे। तो इसी वो सुनीता भाभी को अच्छा लड़वाया, ऐसे नहीं कोई दुख है, लेकिन हमको दुख है। आप लोग केजरीवाल की हार पे चर्चा करें, हमको अलग दुख है। आज क्या हो रहा होगा उसके ऊपर स्टेटमेंट तो दिया है, भाभी बोल रही होंगी, सुनीता भाभी, तुम्हारे चलते हम सोफा चुने, तुम्हारे चलते हम कार्टन चुने, पर्दा चुने, और तुम हमको शीश पात से निकल रहे। नहीं, शीश महल वाली बात मैं तब से क्यों मतलब कि मैं तब मुझे सत्य कर सकती तज होगा। ऑनेस्टली बताऊं, भाजपा का अगर हो नहीं जाना चाहिए। मैं शुरुआत से कह रहा था जब केजरीवाल जेल गए थे
कि शीश महल को पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था संसद में, कहा कि साहब आप मनरेगा बंद कर देंगे। बोले हम मनरेगा क्यों बंद कर देंगे? मनरेगा तो आपके 70 साल के निकम्मेपन की निशानी है, उसको तो हम चलाएंगे और जोर शोर से चलाएंगे। वो तो बताता है कि अब 70 साल में आपने लोगों को काम क्या दिया, मिट्टी खोदने का। तो उसी प्रकार मुझे लगता है शीश महल को राष्ट्रीय स्मारक भले न घोषित करें, लेकिन फिलहाल किसी और को अलॉट ना करके उसको कम से कम 6 महीने के लिए, साल भर के लिए पब्लिक के लिए खोल दिया जाना चाहिए। मुझे लगता है रेवेन्यू भी बहुत आएगी, पूरे देश से लोग देखने, पूरे देश से टिकट लगा के बहुत। मैं दे सका, मेरी एक ही सुझाव है सर, वो जो शौचालय है ना उसको सुलभ शौचालय बनाया जाए, पैसा लिया जाए। मैं इतना जानना चाहता हूँ कि ठंड में सर वो कितने डिग्री टेम्परेचर गर्म होता है, उस पर बैठ के नहीं, ये पब्लिक के लिए खोलना, टिकट लगाना, उससे बेहतर ऑप्शन ये है कि इसको डिमोलिश किया जाए। डिमोलिश से तो साहब दैट इज वेस्ट ऑफ पब्लिक ना, लॉस हो गया। तरीके मैसेज देना होता है सर। देखिए अति सुनिए और मैसेज प्रयागराज में दिया योगी ने अतीक अहमद की घर डिमोलिश करके। अतीक अहमद का माफिया का घर था, ये पब्लिक मनी का पैसा हुआ बना हुआ घर है, इसको क्यों डिमोलिश है? इसको तो मैं कह रहा हूँ उसे मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, वो लोग पहले दिन कि हाँ पर है नहीं, लेकिन शर्त रहेगी कि वहाँ जगह जगह ये पट्टिका लगी रहेगी कि जो केजरीवाल बनवाद गए थे और कुछ नहीं जोड़ा है, वही पर्याप्त है, वही पर्याप्त है। और मैं बता रहा हूँ जो 500 करोड़ का शीश महल है वो साल भर में पैसा वसूल हो जाएगा टिकट से। नहीं सर, मेरा तो जीवन का एक तमन्ना है मैं जाऊं उस शीश महल में जिसपे केजरीवाल बैठ के शौचालय करता था। कितना गर्म होगा सर, वो इतना सोने का संडास बनाया है सर, मजाक थोड़ी ना है सर। कई लोग तो कह रहे हैं कि वो सीट ले गया सर, टोटी खोलने का क्या बात कर रहे हैं। लेकिन आप ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल का क्या होगा? अरे वादी का क्या होगा? मैं बताऊंगा सर। आज ट्विटर पे चल रहा था कि ट्विटर नहीं बल्कि मुझे याद है कि इंडिया टीवी उसमें इंडिया टुडे पे कोई कह रहा था कि भगवंत मान भाजपा को अप्रोच कर रहे। हाँ मैंने भी पढ़ा, भगवंत मान जो है वो अमित शाह के टच में है और वो अपनी अलग पार्टी बना लेगी। क्यों नहीं करे? उसको पता है ये आदमी बिना अब अगर कुछ नहीं रहेगा इसके पास तो इसको केसेस भी लड़ने हैं, सरकारी वकील चाहिए, इतने सारे केसेस लगे, कितना पैसा देगा? तो ये कहेगा जाता है कि तुम डिप्टी सीएम बनो, हम यहाँ के सीएम बनिए। तो भाई ये कुर्सी लेनी है। अरविंद केजरीवाल और कैसा अरविंद केजरीवाल पंजाब के चीफ मिनिस्टर 1 लाख तक नहीं बन सकते। क्यों नहीं? वो किसी भी मोने को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, किसी हिंदू को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो डिप्टी सीएम बन जाएगा जान बचाने के लिए, कुछ भी कर सकता। पंजाब की राजनीति एकदम डिफरेंट। मौने को आपने कहा, मैंने बौने को सुना। आपको बार विश्वास बन रोस्टिंग सर ये नहीं था। मेरे पास एक प्रपोजल था लेकिन है बड़ा उसका खतरा। दे दीजिए, बोल दीजिए, जयपुर डायलॉग्स के मंच से ज़्यादा बढ़िया मंच क्या होगा? हम सोच रहे थे कि हम कुछ ऑनलाइन एक्टिंग वैक्टिंग वाले को किसी को लाएं, इससे अच्छा कौन होगा? लेकिन क्या पता है वो जयपुर डायलॉग्स का कब्जा कर लो। वो जयपुर डांस जो कर रहे आप जो ये प्रपोजल दे रहे हैं बहुत रिस्की है। सोते सुन ले, बैक इन टीम सुन ले, भाई है मेहनत खराब हो जाएगी। नहीं है वो ये वाला खतरनाक है। और नहीं, अच्छा आप एक बात बताइए, आप कितने यहाँ पर रोस्ट करने वाले चाहते हैं? उस वो क्या है कि देखिए दिक्कत कहाँ है उसकी, वो संजय सर भी बन सकता है, वो अनुपम सर भी बन सकता है, वो अभिषेक तिवारी भी बन सकता है, सारे रोल अकेले प्ले करेगा। मेरे ख्याल से अभी मैं बता सकता हूँ इसको। अरविंद केजरीवाल का भविष्य क्या होगा, राजनीतिक भविष्य क्या होगा, अब ये थोड़ी दूर की बात है। जो एक इमीडिएट उस आदमी के पास एक काम है, और मैं मजाक नहीं कर रहा, उनके पास जो इमीडिएट काम है, जैसा आपने बताया कि 9 इंक्वायरीज ऑन क्लोजर हैं, तो एकदम फिनिशिंग उसमें है, स्टेज पे हैं, उन पे इतने मुकदमे चल रहे हैं, गलत बयानी के, झूठ बोलने के और मानहान के मुकदमे अलग चल रहे हैं, भ्रष्टाचार के अलग, भ्रष्टाचार के हैं ये 9 केस। हाँ, तो मेरा कहना है कि इस समय अरविंद केजरीवाल का जो पहली प्रायोरिटी होगी, और जो कि उनके ह्यूमिलिटी से भरे हुए
स्टेटमेंट से समझ में आ रही है, उनका जो प्राथमिकता होगी किसी तरह अपने आप को वापस जेल जाने से बचाना और इस कानूनी चक्कर से निकलना। अच्छा, आसान नहीं, क्योंकि ये कानूनी प्रक्रिया लंबी चलती है। तो मुझे लगता है उनकी प्रायोरिटी, सबसे पहली प्रायोरिटी यही होगी कि किस प्रकार वो अपने आप को थोड़ा सा सुरक्षित कर सकें। मैं एक बात बोलूँ, आखिरी लाइन, दिल्ली विल सी वेरी सून अगेन धरना एंड प्रोटेस्ट। उसी बिजनेस में बेस्ट है सर, क्या बात कर रहे हैं? नहीं हो सकता। मैं बिल्कुल बाहर की फंडिंग बंद हो दाहर की फंडिंग बंद हो चुकी है। इस बार आरएसएस का सपोर्ट नहीं होगा उससे, और केजरीवाल के पास स्ट्रीट पावर ऐसी बची नहीं। नहीं, बस मैं इसको वो दे रहा हूँ सबूत, मैं सबूत दे रहा हूँ। जिस दिन केजरीवाल गिरफ्तार थे, चारों तरफ इस बात की बड़ी बड़ी वो थी कि साहब दिल्ली में धरना शुरू होगा, प्रदर्शन शुरू होगा और वायलेंस हो सकता है। 10 आदमी नहीं निकला था, 10 आदमी नहीं। वो बात और है, लेकिन उसका ये बेस्ट बिजनेस है। इस ये वाला बिजनेस तो अभी भी बंद। ना पैसा है, ना मसल, ना आदमी है, ना पैसा। वो कहाँ होएगा, लोग नहीं आएंगे। पैसा खत्म हो गया, फोर्ड फाउंडेशन का पैसा खत्म हो गया, बिल गेट्स फाउंडेशन का पैसा खत्म हो गया, और इस बार आरएसएस भी नहीं है। एक ऑप्शन है उसके पास, बैक चैनल से माफी मांगना शुरू करें। इससे कि जो मैंने वो सब समझते हैं उसको, विधानसभा बच्चा कुछ जो बका है, जो किया है, उसने जो सबसे बड़ा ब्लंडर किया इस चुनाव में, क्या इसके लिए माफ कर दो मुझे, किसी तरह की जान बचाओ। कुछ पता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कई बार पृथ्वीराज चौहान सिमरों में आ जाती है। नहीं, उसने भारतीय जनता पार्टी वाला रिस्क नहीं है। उसने सबसे बड़ा इस चुनाव में एक ब्लंडर किया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कहा कि तुम लोग तो बहुत बड़े चोर हो, तुम लोग तो ओपन एंड शट नेशनल हेराल्ड केस में बाहर। नहीं, इस बार केजरीवाल, मैं मानता हूँ, कोई माने या कोई समझे ना समझे, केजरीवाल को कहीं ना कहीं, और ये बात मैंने आपके चैनल कई बार कि डरा हुआ है, अपनी हार से नज़र आ रही है, क्योंकि उसने कई इस तरह के बयान दिए, जैसे अभी अभिषेक पॉइंट आउट कर रहे हैं, जो नॉर्मली केजरीवाल नहीं देता। अब इस मौके पे आके उसने बाकायदा फ़ोटो जारी करके और पोस्टर जारी करके राहुल गांधी को चोर कहा। तो आप ये देखिए, ऐसा नहीं करता। हरियाणा वाले जैसे बयान है, वैसे उसने बहुत ऊटपटांग आरोप लगाए हैं, पर हरियाणा वाला बयान तो उसका सुन के जैसे संदीप दीक्षित कह रहे थे, पता नहीं पढ़ा लिखा भी है कि अनपढ़ है, कि मतलब हरियाणा के पानी में जहर मिला दिया, बॉर्डर पे आपने पानी रोका, उसको छान लिया, उसके बाद उसको साफ करे। व्हाट नॉनसेंस ही वाज टॉकिंग, मतलब एकदम बेवकूफ़ी की लिमिट। परिराम बावड़ी की आत्मा आ गई इसमें। दिल्ली के लोगों को भड़काने का बाउंड्री प्रयास। क्या दिल्ली के लोग एकदम पागल जाहिल हो है नहीं कि उसकी इस तरह। हाँ, ये भी हो सकता है। कार्य को जा रहा होगा मणिराम बावड़ी का। हाँ, मुझे पता है, वो केंद्र मंत्री भी रहा है। हाँ, लेकिन अगर हम लोग को बताएं सर। बाद में देवीलाल जी ने तो बाद में कॉपी किया था, उससे पहले उसी ने कहा कि साहब की सारी बिजली तो निकाल ली। हाँ, दैट वन आई हर्ड। उसको बाद में देवीलाल जी ने एक बार पूरे चुनाव में फैलाया। अच्छा, नहीं कहा ही नहीं था। देखिए, ये जो बावड़ी वाली बात आ रही है, ये धीरे धीरे नैरेटिव बन गया था। मेरे मामा जी जो पावर कॉरपोरेशन थे, उनकी पहली पोस्टिंग मुजफ्फरनगर थी, वो वे बैक बात बता रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि वहाँ तो आम नैरेटिव है कि इस पानी से बिजली तो आप निकाल ले रहे हैं, इससे खेती क्या ठेंगा होगी। तो ये देखिए, बावड़ी साहब की बात धीरे धीरे आम नैरेटिव बन गई। राइट। तो देवीलाल जी ने एक पूरा चुनाव उसी पे लड़ा। तो आइए यार, ये गपशप बंद करें, नहीं तो ये तो चलती रहेगी। समय काफी कैमरा बंद करें, गपशप तो भी चलेगी, मुझे मालूम है। नहीं, प्रसन्नता देखिए, प्रसन्नता तो है। मन में तो लड्डू फूटा ना। बचपन में एक ऐड आता था, कैडबरी डेयरी मिल्क, क्यों बेटा मन में दूसरा लड्डू फूटा, तो एक पहला लड्डू दिल्ली, दूसरा लड्डू मिल्कीपुर। आइए। आतिशी मार लेना इसलिए डांस कर रही थी कि नेता प्रतिपक्ष तो वही बनेंगी। तो लेकिन एपिक था ये। एक आखिरी बात से मैं इस डायलॉग को ख़त्म करूं। मैं देख रहा था कि जो 7 मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, इतनी बड़ा उलटफेर हुआ दिल्ली में, सारे पासे पलट गए, पर वहाँ भी 7 में 6 में मुस्लिम उम्मीदवार ही जीता है। तो ये जो डेमोग्राफीज डेस्टिनी वाली बात जो हम लोग लगातार कहते लगे, ये जो मुस्लिम बहुल वाली जो बात होती है ना, मैं बता रहा हूँ, मुस्लिम बात कहता रहता है, मुस्लिम बात इससे बिल्कुल सहमत नहीं है। और आकल वो 20% वाले कोई मुस्लिम हाँ बोल, पर वो होता है। देखिए मेरी बात सुने, होता है ना,
जहाँ 20% मुसलमान वोट है वो एचएन को हो जाता है। मतलब आप फर्ज करें कि जिस पार्टी को मुस्लिम वोट मिल रहा है उसकी काउंटिंग शुरू होती है 21% से, बाकी लोग की काउंटिंग 0 से शुरू होती है। वो ये देखिए, ये पुरानी बातें हो गई। अब वो ये कंसोलिडेशन इस टाइप का, इसका तुरंत काउंटर कंसोलिडेशन होता। अधिकारी ना साथ में आप 40% आना है, आप 20 की बात कर। 7 में से 6 सीटें निकाली मुस्लिम उम्मीदवारों ने। ताहिर हुसैन जैसा आदमी देखिए कितना वोट पाया है। तो वो तो हम लोग पहले इस्तफाबाद तो जीता, तो मोहन सिंह बिस्ट। अमानतुल्लाह खान जीत गया। हाँ तो जीतना ही था उसको वहां पे, तो जीतना 5000 की मदीन थी भाई पहले। वो पुनः अमानतुल्लाह की बात अलग है, वहाँ पे 50% से ऊपर है पॉपुलेशन। जहाँ पर पॉपुलेशन 50% उसको भी मान लीजिए मुस्लिम बहुत सात लोग। आप इसको नहीं, द पॉइंट इज कि डेमोग्राफी बदल रही है, जगह बदल रही है। और इसी बात ज़्यादा 50% से कम मुस्लिम माहौल ही नहीं हो सकता है। 51 और 49 आज बोल गए थे भाऊ। 51 इज 100 और 49 इज 0। नहीं, इसका एक उदाहरण आप 2 सीटें हैं मालदा में 2 सीटें हैं जहां पर मुस्लिम 40% है, वो सीट बीजेपी दोनों बार से जीत रही है। यार 70% कुंदर की जीता अभी बीजेपी ने, तो फिर पर वो नॉर्म नहीं है ना, वो नॉर्म नहीं है। क्या है वो नॉर्म नहीं है। वो मीरापुर जीता, वो नॉर्म नहीं है। अभी देखिए, अभी विधानसभा चुनाव आएगा, ये दोनों सीटें निकल जाएंगे भाजपा के हाथ से। हाँ निकल जाएगी। तो ये नॉर्म नहीं है, वो एक उपचुनाव था। नहीं लेकिन वो तो लोकसभा, मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी लोकसभा नहीं, विधानसभा की बात है। एक जो विधानसभा या लोकसभा में कॉमन चीज जो देख रहे हैं पोलराइजेशन, अभी 2014 के और सुनिए, मैं एक बार और बताया संजय, ये देख सब लगती है आप ये जरूर दे, बस अलाउ नहीं कंप्लीट से, मुस्लिम नहीं जीतता हुआ। अलाउ मी टू कंप्लीट से। देखिए कह रहे हैं 25% मुसलमान ने आपका देश को 3 टुकड़ों में काट दिया। नहीं वो काट दे 1947 में देवर 25% तो 3 टुकड़ों में काट दिया। ब्रिटिश भी तो बैठे हुए। नहीं, ब्रिटिश जो बैठे उतना फर्क नहीं था, बापू के बैठने से फर्क था। नहीं वो ऐसे क्या बैठते हो जो भी फैक्टर ढोना दूसरा हो जाएगा। अरे आप असम की इतनी सीटें देखिए किए हुए हैं। असम की कितनी सीटें देखिए, कितनी सीटें जहां पर 35% मुस्लिम है, वो सारी सीटें बीजेपी की। जितना अधिक वो हो रहे हैं उतनी ही अच्छे काउंटर पोलराइजेशन हिंदू इस वक्त 2014 के बाद। आप क्या बात कर रहे हो? बारपेटा 45% है, जीती है भाजपा। जीती है भाजपा, मैं तो वही बोल रहा हूँ ना। अब कितना सॉलिड काउंटर पोलराइजेशन चाहिए। बात ये नहीं है, बात ये कि इंटरनेट जो है ना, सोशल मीडिया है ना, ये ज्यादा बड़ी मुसीबत। 2013 में कपिल सिब्बल जैसा घाघ आदमी समझ गया था कि ये सोशल मीडिया कांग्रेस को बर्बाद कर देगा। वो अगेंस्ट कानून बनाने वाला था। इन लोगों को बोला कितना बड़ा निकलेगा भाई। तो श्रेया घोषाल मार भी बताइए भाई, अब हम इसको कर ही दिया गया। नहीं तो चलती रहेगी। दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और गार्दी कम को बहुत बहुत धन्यवाद। जय बाबा। और सर ये डेक्कन समिट करने के लिए आपका बहुत, इट वाज वंडरफुल बीइंग हियर।